हेलो एवरीवन। हम प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ने वाले थे। प्लान डेवलपमेंट का चैप्टर चल रहा है। इंट्रोडक्शन हमने पूरा कर दिया है। डेवलपमेंट क्या होता है वो देख लिया। 2 मॉडल डेवलपमेंट के कौन से थे वो देख लिया। इनका कंक्लूजन क्या निकल के सामने आया वो देख लिया। और ग्रोथ विद जस्टिस का मतलब क्या होता है वो भी हमने इसके साथ में देख लिया। 2 पॉइंट हमारे पूरे हो चुके हैं और तीसरे पॉइंट पे अब हम आने वाले हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि अब इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने 2 बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन लिए। एक लिया कि हम पहले तो भूमि सुधार का काम करेंगे, तब ग्रोथ भी होगी, जस्टिस के साथ में ग्रोथ होगी, लैंड रिफॉर्म्स। और दूसरा काम हम करेंगे कि हम एक प्लानिंग कमीशन बनाएंगे, प्लान के तहत पूरी इकोनॉमी चलाएंगे। पहले प्लान करेंगे और प्लानिंग के बाद में धीरे धीरे उसको लागू करेंगे पूरी प्लानिंग को। लगभग हर देश प्लानिंग के साथ ही काम करता है। अब तो आज के समय में तो ऐसा ही है कि हर देश पहले प्लान करता है, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे फिर वो आपके सोशलिस्ट वाला एक मामला हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट के पास में की रिसोर्सेज या प्राइवेट हैंड में दे। लेकिन फिर भी अब आजकल जो ज़्यादातर मामला चलता है वो यही चलता है कि पहले प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग करनी ज़रूरी भी है। और लगभग जो सरकार प्लान करती है वो सीक्रेट भी रखती है, हर किसी को शो भी नहीं करती वो प्लानिंग, क्योंकि शो हो गया तो पता चल जाएगा कि इस देश में कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट होने वाली है और लोग उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, या बाहर के कोई एलिमेंट है वो भी इसको गलत फायदे की तरफ देख सकते हैं। हाँ, बता दी जरूर है सरकार कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। इंटरनल एकदम प्लान जो होते हैं वो एकदम से एग्जीक्यूट करे या किसी को बताए नहीं जाते। अब बात आ जाती है कि कौन से अर्ली इनिशिएटिव्स थे जो इन्होंने सरकार ने उस समय किए थे। तो मैं आपको बता दूं कि अर्ली इनिशिएटिव्स में सबसे पहले जो हमारा इनिशिएटिव आएगा वो आएगा आपके लैंड रिफॉर्म्स। सरकार ने कहा इन दोनों तरीके से करेंगे अर्ली इनिशिएटिव्स। सरकार को यह था कि एक तो हम लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, भूमि सुधार वाली चीजों को, और दूसरा प्लानिंग कमीशन बनाएंगे जिसके तहत प्लान करके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इन सब में पैसा लगाएंगे। तो 2 चीजें हो जाएंगी, एक तरफ जमीनें सुधर जाएंगी पूरी की पूरी, लोगों के पास में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जमीनों का, और दूसरी तरफ क्या होगा कि हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इन सब में पैसे लगाते जाएंगे, ट्रांसपोर्ट वगैरह में, तो वो सेक्टर भी धीरे धीरे ग्रो करने लगेंगे। तो जमीन का बंटवारा भी अच्छे से हो जाएगा और बाकी रिसोर्सेज भी लोगों को मिल जाएगी। एक उदाहरण के तौर पर जमीन का बंटवारा अगर सही से हो जाता है, जैसे गांव के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था कि 100 जने हैं और उनमें से 90 जने ऐसे हैं जिनके पास गांव की सिर्फ 10% जमीन है, और 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास गांव की 90% जमीन है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मामला है, इनइक्वालिटी वाला मामला है। तो गवर्नमेंट कोशिश ये करेगी कि वो 90% जमीन जो दबा के बैठे हैं 10% लोग, उनसे करीब करीब 30-40% जमीन लेके कन्फिस्केट करके और बाकियों को उसको दे, ताकि क्या होगा कि बाद में सरकार जब एग्रीकल्चर की कोई पॉलिसी लागू करेगी तो उन सबको वो सारी चीजें मिलेंगी। सिर्फ वो 10% लोग फायदा नहीं उठाए उसका, बल्कि जिनको जमीन दी गई है वो भी उठाए, ताकि कल को गवर्नमेंट फर्टिलाइजर दे, यूरिया दे, इरिगेशन के लिए पानी वगैरह पहुंचाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, तो बाकी लोगों को भी तो मिले। ये खाली फायदा अगर वही 10% लोग लेके बैठ गए तो वापस फिर वही बात है, इन सब का मतलब तो कुछ रहेगा नहीं। इसीलिए सरकार ने सोचा कि पहले भूमि सुधार के कानून किए जाए, और जैसे भूमि सुधार कानून धीरे धीरे लागू होंगे, हम लैंड रिफॉर्म्स के बाद में धीरे धीरे हमारे प्लानिंग कमीशन के तहत और ये काम करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे। अब बात आ जाती है कि लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है। देखिए, एक सिंपल सा मतलब लैंड रिफॉर्म्स का ये होता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन की जगह मैं थोड़ा शब्द इस तरीके से यूज करूंगा, इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले हो ही चुका है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जमीन का इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, एक पॉइंट। अब सारे पॉइंट इसमें समझना है लैंड रिफॉर्म्स का पूरे मतलब क्या होता है। दूसरा, इक्विटेबल का मतलब एक इक्वालिटी होती है, एक इक्विटी होती है। क्या सेंस होता है कि भाई जैसे 3 जने हैं, तो मान लीजिए कि तीनों भूखे हैं और मैं उनमें रोटी बांटता हूं, मैं कहता हूं 5-5 रोटियां तीनों को दे दो, ये तो इक्वालिटी हो गई। लेकिन उनमें से एक जना ऐसा वो कहता है मुझे 2 रोटी चाहिए, मुझे ज्यादा रोटी की आवश्यकता नहीं है, और एक जना वो कि मुझे 8 रोटी चाहिए होती है, तब मेरा पेट भरता है पूरा। तो क्या होता है कि जिसको 2 चाहिए उसको 2 दी, जिसको 8 चाहिए उसको 8 दी, जिसको 5 चाहिए उसको 5 दी। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया है कि जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट थी वैसे। ये परिवारों पे है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा परिवार है, 10, 15, 20 जने सदस्य, तो जमीन भी कुछ उसके हिसाब से उनको दी जाए, खाद्यान्न की चीजें भी कुछ उसके हिसाब से दी जाए, तो वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, छोटे परिवार है उनको भी बराबर जमीन मिलेगी, बहुत बड़ा परिवार है उसको भी जमीन बराबर मिलेगी, तो फिर मामला नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो जमीन को रीडिस्ट्रीब्यूट करना उन जमींदारों से, जो जमींदार पहले से चले आ रहे थे, जातिगत रूप से बड़े जमींदार बने हुए थे, उनसे लेके और आम जनता को पहुंचाना। आसान नहीं था ये काम, बहुत टेढ़ा काम था। इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के साथ साथ में इसका मतलब होता है लैंड को रेगुलेट करना, रेगुलेशन ऑफ लैंड।
रेगुलेट करना मतलब उसकी परचेजिंग, बाइंग, सेलिंग वगैरह इन सारी चीजों को। फिर रेगुलेशन के साथ साथ में वही मैंने आपको बोला कि लैंड को लीजिंग का काम जो होता है उसको रेगुलेट करना, कि किस रेवेन्यू पे लीज की जा रही है। ऐसा तो नहीं रेवेन्यू बहुत ज्यादा लिया जा रहा है जबकि उस लैंड के अंदर इतनी पैदावार भी नहीं, ऐसे किसी को किसान को एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा। तो रेगुलेटिंग, लीजिंग और साथ साथ में जमीन की ओनरशिप को भी रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। ऐसा नहीं है कि कहीं एक व्यक्ति लगभग पूरा एक राज्य पूरा लेके बैठा हुआ है और बाकी लोगों के पास में तो कुछ भी नहीं है। इस तरीके की ओनरशिप्स को हटाना, चीजों को निकालना, कॉन्फिस्केट करना और उन जमीन की जब्त की हुई जमीनों को, सरकारी जमीनों को लोगों में बांटना सरकार करती रहती है इस टाइम के। और इस समय एक विनोबा भावे का एक आंदोलन भी चला था, भूदान ग्रामदान वाला, तो वो भी इस लैंड रिफॉर्म्स का एक पार्ट ही है। मान के चलिए कि मतलब लैंड रिफॉर्म्स के लिए ही उन्होंने कोशिश की थी। विनोबा भावे गांधी से प्रभावित थे और विनोबा भावे ने भी यही किया था, फ्रीडम फाइटर थे हमारे। और जहां जहां गांव जाते थे तो वहां बड़े जो जमींदार लोग मिलते थे तो उनको कहते थे भाई तुम जमींदार हो, हजारों बीघा तुम्हारे पास में जमीनें पड़ी है जिसपे खूब पैदावार होती करती है, तो अगर उनमें से कुछ हिस्सा तुमने उन लोगों को दे दिया जो बहुत गरीब है, जिनकी कई पीढ़ियां तुम्हारे यहाँ पे काम कर रही है, उनको अगर तुमने ओनरशिप दे दी तो क्या फर्क पड़ जाएगा तुम्हारी उस जमीन से, कुछ हिस्सा उनको दे दो, ग्राम दान कर दो या भूदान कर दो, इस तरीके से। तो कई ऐसे बड़े बड़े जमींदार थे जिन्होंने गांव के गांव दान कर दिए कि इस पर्टिकुलर गांव में अगर ये कम्युनिटी रहती है या 100 परिवार, इन 100 परिवारों में इस गांव की पूरी जमीन बांट दो, मुझे ये गांव नहीं चाहिए। मतलब वो जमींदार जिनके अंडर में बहुत सारे गांव आते थे। फिर एक साथ साथ में भूदान यानी कि जमीन का भी, अगर बहुत सारी जमीन है तो उसको भी फिर क्या करना, दान में दे देना। तो एक चीज ये हो गई, तो रेगुलेशन हो गई, लीजिंग हो गई, ओनरशिप हो गई, इन सबको क्या करना, दे देना। ये अर्ली इनिशिएटिव्स का पार्ट है। अब बात करते हैं अर्ली इनिशिएटिव्स के साथ साथ में हमके लैंड रिफॉर्म्स के अंदर के एक चीज ये होगी रेगुलेट करना, ओनरशिप करना और ये लैंड रिफॉर्म्स को उनको प्रोवाइड करवाना। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जब ये चीजें होंगी, रेगुलेशन, लीजिंग और ओनरशिप, तब हम कहेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स लागू अच्छे से किए गए और लैंड रिफॉर्म्स का मामला सही रहा। तो सरकार ने यही कोशिश की और ये सोचा कि भाई देंगे कि जो बड़े जमींदार है, ये जमींदार का मामला क्या है कि इनका मामला माइनॉरिटी में है, और माइनॉरिटी मतलब कम जनसंख्या है लेकिन रिच है, जमीन बहुत है। और दूसरा पीजेंट आ गई या फिर लेबर क्लास आ गई, इनका मामला क्या है, तो पीजेंट और लेबर क्लास का मामला बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में है, ये पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है लेकिन ये पॉपुलेशन पूरी कैसी, इम्पोवरिश्ड पॉपुलेशन है। तो इम्पोवरिश्ड पॉपुलेशन, तो सरकार का ये कहना था कि ये जो फ्यू लोग हैं इन लोगों से जमीन लेके, मतलब पूरी नहीं, काफी हिस्सा एक लेके, जो सरकार को लगता है कि बहुत ज्यादा ही रख के बैठे हैं, और फ्यू से लेके और मैनी वाले जो लोग हैं इन तक जमीन को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। सरकार को लगे कि भाई हाँ ये जमीन कुछ ज्यादा ही इनके पास में, एक सीलिंग एक्ट बना दी जाती थी और उस एक्ट के तहत फिर जमीन को जब्त कर लिया जाता था और फिर ट्रांसफर कर दी जाती थी कुछ लोगों को। कोशिश सरकार ने बहुत की लेकिन फिर संवैधानिक पहलू बहुत सारे बीच में अटक गए थे, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी वाला पहलू था वो बीच में अटक गया था इसके, और भी बहुत सारी चीजें इसके साथ साथ में अटकी थी कि भाई क्या क्या हुआ था। अब ये तो होता है कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन या लैंड रिफॉर्म्स वाला मामला, और सरकार ने शुरुआत कर ली और कुछ कुछ जगह पे स्टेट्स को भी कहा और स्टेट्स ने अपने अपने स्तर के ऊपर इस तरीके के एक्ट लाए और जमीनों को लेना चालू किया था। प्रोटेस्ट भी खूब हुए थे जमींदार वर्ग की तरफ से भी, कोर्ट भी गए जमींदार वर्ग की तरफ से, कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस आए गए, जैसे केशवानंद भारती केस है वो इसी उनके सारे मामलों में ये मामले भी लैंड वाले भी जुड़े हुए थे। वो जमीन का मेन मामला था वैसे, और केरला के मठ का मामला था, केशवानंद भारती में भी यही था। तो इन चीज़ों को लेके भी बहुत डिस्प्यूट चले थे और लैंड रिफॉर्म्स के इस पहले चीज़ को लागू किया। अब हम 1960s के टाइम हम देखेंगे कि आखिर इसका क्या ज़्यादा मामला मिला, हालांकि ज़्यादा इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन ठीक है कोशिश की तो कुछ फ़र्क ज़रूर पड़े थे, बट ये नहीं कह सकते एकदम सक्सेसफुल रहा था लैंड रिफॉर्म्स का। तो गवर्नमेंट का ये मामला था लैंड रिफॉर्म्स को लेके। अब लैंड रिफॉर्म्स के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि वो हमारी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग कमीशन। एक तो ये इनिशिएटिव किया सरकार ने, दूसरा किया कि प्लानिंग कमीशन, कि जैसे जमीन अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो प्लान करके फिर लोगों पे एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज का पैसा देना चालू करेंगे। और प्लानिंग कमीशन बनने के पीछे की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, क्योंकि उस समय डिबेट तो चल ही रही थी, लेकिन डिबेट तो मैंने कहा कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल पे चल रही थी, लेकिन सोशलिस्ट मॉडल से लोग थोड़े ज्यादा प्रभावित थे। वो क्यों थे प्रभावित और पीछे की कहानी क्या है कि प्लानिंग कमीशन धीरे धीरे बन के तैयार हुई और लोगों ने लास्ट में यही सोचा, क्योंकि चाहे इस समय के भारत के ये हाल थे कि चाहे कैपिटलिस्ट था कोई, चाहे सोशलिस्ट सोचने वाला कोई था, चाहे इनमें से किसी विंग का भी नहीं था, कोई बिजनेसमैन था, कोई पीजेंट था, कोई जमींदार भी था, पढ़ा लिखा अगर कोई व्यक्ति है, वो सब यही सोच रहे थे कि प्लानिंग तो की जाए एटलीस्ट।
फिर आप भले प्राइवेट को कुछ रिसोर्सेज दे दो, गवर्नमेंट को कुछ रिसोर्सेज एलोकेट कर दो, सब कुछ है, लेकिन एक प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, प्लानिंग के तहत काम करना चाहिए। और वो क्यों हुआ था वो हम अगले लेक्चर के अंदर समझेंगे कि आखिर प्लानिंग का मामला क्या है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।